हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास का साइंस शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग शुरू करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सबसे पहले बच्चों ये समझो कि मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं। तो हम लोग के सामने जो भी चीजें होती है, फैन, ट्यूब, ये मार्कर ले लो, डस्टर ले लो, कुछ भी ले लो, ये सभी जो थिंग्स आप लोग जो अपने आसपास देखते हैं सभी क्या है, मटेरियल है। सभी किस चीज से बना हुआ है, मटेरियल से बना है। इसी मटेरियल को ही तो साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। यानी हम लोग के आसपास जो भी थिंग्स है, हर चीज किसका बना हुआ है, मैटर का बना हुआ है। तो फिर मैटर किसको बोलते हैं, जो भी चीज है ये क्या है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है क्या, ये क्या है, मैटर है। लेकिन कैसे समझोगे कि मैटर है। तो देखो मैटर जो भी होता है उसमें दो चीजें होती है, एक तो मास होता है उसका कुछ ना कुछ, और दूसरा क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब समझ लो कि कुछ ना कुछ वो स्पेस कवर कर, क्या कवर करेगा, स्पेस। कुछ ना कुछ क्या कवर करता है, स्पेस कवर करता है, कुछ जगह देता है। अब ये जो थिंग्स है आप देख सकते हो, तो कुछ ना कुछ इसका मास होगा और कुछ तो जगह को क्या कर रखा है, ये कवर कर रखा है। इसलिए इसको क्या बोलोगे, मैटर बोलोगे। यानी कोई भी थिंग्स आपके सामने मैटर है कि नहीं है आप कैसे बता सकते हैं। तो देखो दो चीजों के आधार पर बता सकते हैं। अगर उसमें कुछ मास है और साथ साथ उसमें वॉल्यूम है तो क्या है, मैटर। इंडियन फिलोसफर के अनुसार देखा जाए तो मैटर किसको बोला जाता है। तो देखो इंडियन फिलोसफर के अनुसार लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, हर चीज जो है पंच तत्व से बना हुआ है। यानी यहाँ पर अपने आसपास जो भी चीजों को देखते हैं सभी किस चीज से बना हुआ, पंच तत्व से बना। ये पंच तत्व कौन कौन है बच्चों, ये पंच तत्व है आपका वाटर, एयर, स्काई, अर्थ, फायर। ये पांच तत्वों, इस पांच एलिमेंट से मिलकर ही मैटर बना हुआ है। यानी मैटर का कितने एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं। ये सोच जो है, ये जो फिलॉसफी है, ये जो थॉट है, ये एंशिएंट इंडियन फिलोसफर का है। और ऐसा ही सोच किसका है, तो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर, उनका भी सोच ऐसा ही है। उनका भी कहना है कि ये जो भी थिंग्स है, आसपास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी आपका कुछ भी मतलब कोई भी मटेरियल है, ये सब किस चीज से बना हुआ है, इन्हीं तत्वों से बना। लेकिन ये 5 तत्वों में ये 4 ही तत्व हैं। इसमें से आप स्काई को हटा दो तो 4 तत्व बच गए। तो जो ग्रीक एंशिएंट फिलोसफर हैं उनके अनुसार ये जो सब्सटेंस है, मैटर है, ये 4 तत्वों से मिलकर के बना है। और इंडियन जो फिलोसफर है एंशिएंट, उनके अनुसार पंच तत्व से बना है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि ये तो खैर एंशिएंट फिलोसफर्स का सोच है। लेकिन अगर देखा जाए जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उनका क्या सोच है, तो मॉडर्न साइंटिस्ट ने इस मैटर को क्लासिफाई कर दिया 2 आधार, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर और एक केमिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर। तो यहाँ पर कौन सा है, फिजिकल नेचर कहो, फिजिकल नेचर के आधार पर कहो, चाहे पहला हो गया, और दूसरा जो हो गया केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। तो मॉडर्न जो साइंटिस्ट है मैटर को दो बेस पर क्या क्या क्लासिफाई किए, एक फिजिकल नेचर के आधार पर, ठीक है ना, एक फिजिकल नेचर के आधार पर और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर क्या किया, क्लासिफाई। इस चैप्टर में हम लोग केवल फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। यानी फिजिकल नेचर कहने का मतलब है कि किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, फिजिकल
क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो ये जो मैटर है ये 3 तरह का हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। 3 तरह का होता है। किस आधार पर? फिजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर या फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के आधार पर। इस फर्स्ट चैप्टर में हम लोग केवल फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों, सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या? ये मानते हैं कोई मैटर है तो ये किस चीज से बना हुआ है? तो पार्टिकल से बना हुआ है। ये किस चीज से बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। क्या? मैटर है। यानी कहने का मतलब है कि मैटर इतना बड़ा दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या बहुत छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इन्हीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल से जुड़ जुड़ करके ये मैटर क्या है? बना हुआ है। चलो इसी को समझते हैं कि क्या ये बात सही है कि मैटर जो है पार्टिकल से बने हुए होते हैं। ये कैसे पता चलेगा बच्चों कि पार्टिकल से बने हुए होते हैं? तो एक काम करते हैं, एक ग्लास लेते हैं, इस ग्लास में जो है पानी डाल लो और उसमें कुछ चीनी डाल दो। चीनी को हाथ डालोगे, टेस्ट करोगे, आपको चीनी मिल जाएगा, देख सकते हो, फील कर सकते हो। लेकिन थोड़ा मिला दो अच्छी तरह से, चीनी क्या हो गया? गायब। कहीं भी चीनी आपको इसमें दिखाई पड़ेगा? कहाँ चला गया चीनी? ये जो चीनी के टुकड़े थे ये सब कहाँ चले गए? पूरे घुल करके पूरे जो वाटर उसमें फैल गए। यानी कहने का मतलब ये है कि ये मानते हैं चीनी का क्रिस्टल था, तो ये पानी में जब गया तो अलग अलग टुकड़े में इसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो सारे क्या हो गए? अलग अलग हो गए। और वो इतने छोटे थे कि दिखाई भी नहीं पड़ रहे हैं और वाटर में क्या हो गए? चारों तरफ फैल गए। तो इस एक्टिविटी से यहाँ हमें ये पता चलता है कि जो चीनी का जो क्रिस्टल है, शुगर क्रिस्टल है, इसमें क्या है? छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इसी तरह से शुगर ही नहीं, कोई भी मैटर आप ले लो, उस मैटर के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉलेस्ट क्या होते हैं? पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल से मिलकर ही ये मैटर क्या है? बना हुआ। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दूसरा चीज। एक तो हो गया कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और हम लोग फिजिकल मैटर का कुछ नेचर और समझते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। ये कैसे समझ में आएगा बच्चे कि ये बहुत छोटे होते हैं? इसके अंदर के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, कैसे पता चलेगा? तो इसको समझने के लिए हम लोग काम करते हैं कि एक ग्लास लेते हैं, इस ग्लास में पानी भर लो, भर लिए। एक वाटर है तो वाटर का कलर कुछ भी नहीं होता, कलरलेस होता। अब इसमें काम करो, ये सॉरी एक नहीं 5 ले लो। कितने ले लो? 5। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। इसमें क्या करो? एक चम्मच लो और इस चम्मच में कुछ कलर डाल दो। तो कलर डालोगे तो क्या होगा? ये कलरफुल हो जाएगा। कलरफुल हो गया ना? ये मान लेते हैं कि रेड कलर का है, ये पूरा क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। अब क्या करो कि 1 चम्मच पानी इसमें से निकाल करके इस भरे हुए ग्लास में डाल दो। देखोगे कि इसमें भी कुछ कलर आ गए, भी हल्का रेड हो गया। इसमें से इस बीकर में या इस ग्लास में डाल दो, तो इसमें भी आप देखोगे कि कुछ चीनी के सॉरी क्या था, हम लोग क्या डाले थे इसमें? बोलो बच्चों। कलर डाले थे ना, रेड कलर। इसमें से इसमें आया
लेकिन अब थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो ये उतना डार्क कलर नहीं है, अब हल्का होते जा रहा है, ये बिल्कुल हल्का हो गया। ऐसे समझो कि जब इसमें हमने कलर डाला तो बहुत ज्यादा कलर हो गया, डार्क कलर, इसमें से डालते हल्का कलर हुआ, इसमें से एक चम्मच निकाल करके इसमें डाले तो इससे भी हल्का हो गया, इसमें से एक चम्मच निकाल करके इसमें डाले तो और हल्का हो गया, और इसमें से एक चम्मच निकाल करके इसमें डाले तो और हल्का हो गया। यानी ये देखो, तो एक चम्मच कलर था, इस एक चम्मच कलर में कितने सारे पार्टिकल्स थे कि आप देख सकते हो कि एक एक चम्मच निकालते जा रहे हैं, सॉल्यूशन बनाते जा रहे हैं, फिर भी ये लास्ट तक कुछ ना कलर, कुछ इसमें भी कलर आ ही गया। इसका मतलब है कि इस एक चम्मच में भी बहुत सारे क्या थे, पार्टिकल्स थे। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि आप माइक्रोस्कोप से भी उसको आप देख नहीं सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोग जा रहे हैं पढ़ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर ऑफ पार्टिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। और जो ये पार्टिकल्स के बारे में जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है ना, इनके बीच में क्या पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। इनके बीच में क्या पाई जाती है, स्पेस पाई जाती है। कैसे पता चलेगा बच्चों? इनके बीच में स्पेस पाई जाती है, मानते हैं वाटर, ठीक है। अब इसमें आप क्या करो कि सॉल्ट डाल दो, इसके अंदर क्या डाल दो, सॉल्ट डाल दो। सॉल्ट डाल दोगे तो क्या होगा बच्चों, ये बताओ, पानी का लेवल यहां तक था ना, जब सॉल्ट डालोगे तो लेवल यहां से उठ करके यहां हो जाएगी, ए से बी हो जाएगी। क्यों क्यों बच्चों, वहां तक क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपने यहां क्या डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। सॉल्ट डालने की वजह से इतना तो स्पेस ये ले लिया सॉल्ट, और ये पानी का ले लिया, इसके वजह से ये ऐड होकर के लेवल ये से कहां चला गया, बी चला गया। अब अच्छी तरह से उसको क्या कर दो, मिक्स कर दो। मिक्स करोगे तो लेवल कहां था, बी था ना, बी था ना। अब लेवल कहां आ गया, फिर पहले वाली जगह पर, ई पर आ गया। इसका मतलब कि इसने जगह तो लिया था ना, कहां चला गया, इसका जगह कहां चला गया। इसका मतलब ये है, ये तो यहाँ क्लियर ही नहीं हो रहा कि जब दो मैटर यहाँ एक साथ मिला रहे हैं तो दोनों का जो वॉल्यूम है प्लस करोगे तो और ज्यादा होना चाहिए, ये फिर पहले ही जगह पर क्यों हो गया। तो इसका मतलब ये है कि देखो बच्चों, ये जो था पहले से ऑलरेडी जगह ले रखा था, कौन, ये मान लो कि वाटर है। अब इसके अंदर आपने क्या डाला था, शुगर डाला था या सॉल्ट डाला था, तो इसके बीच में जो जगह है ना, ये बीच में जो जगह है इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। तो जो शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो आकर के, सॉल्ट के पार्टिकल्स आकर के यहाँ जो खाली जगह था वो ले ली, जिसकी वजह से इसको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ी। यही वजह है कि जो लेवल है ना, जो पहले ए था उस पे लेवल वापस आ गया। अब जैसे ये समझो कि एक बाल्टी है, ठीक है, बाल्टी को कंचे से भर दो, स्पॉट से क्या कर दो, भर दो। अब जगह है उसमें नहीं है,
और उसमें कुछ भी रख सकते हो, नहीं रख सकते हो। अब एक काम करो, उसमें थोड़े से रेत को, सैंड को उसके ऊपर रख दो, हिला दो बाल्टी को। कहाँ चला जाएगा सैंड? सैंड नीचे चला जाएगा। जो ऊपर दिख रहा था ना वो नहीं दिखेगा, कहाँ चला जाएगा? नीचे। कहाँ चला गया? तो कंचे कंचे के बीच में जगह था, वहां फिक्स हो गया। अगर कंचे कंचे के बीच में जगह नहीं होता तो सैंड जो ऊपर रखे थे अंदर जा पाता? नहीं जा पाता। वही सेम वे में देखो, ये वाटर है, ऊपर से आपने चीनी डाल दिया, शुगर डाल दिया, वो कहाँ चला जाता है? तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो जगह होते हैं, स्पेस होते हैं, उस स्पेस में वो चला जाता है, इसलिए एक्स्ट्रा वॉल्यूम की जरूरत नहीं पड़ती। मानते हैं कि कमरा आप उसमें रह रहे हैं, आपका फ्रेंड भी आके रह जाएगा, क्यों? कि उसमें जगह, और उस कमरे में बिल्कुल जगह नहीं होता तो आपका दोस्त आके रह पाता या कोई सामान रख पाता? नहीं रख। तो उसी तरह से जो मैटर होते हैं उसके बीच में क्या पाई जाती है? स्पेस पाई जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं बच्चे। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। इसको कैसे समझेंगे? तो चलो देखते हैं। एक ग्लास लेते हैं, ग्लास ले लिए, उसमें पानी है ये पूरा, ठीक है ना, और उसमें कोई कलर डाल दो, कलर का एक क्रिस्टल डाल, क्या होगा? ये धीरे धीरे यहाँ से चारों तरफ फैलना शुरू हो जाएगा। फैलते फैलते फैलते, आप हिला नहीं रहे हो उसको, स्टैंड में कर, अपने आप ये क्या होता जाएगा? चारों तरफ फैल जाएगा, ऊपर तक पूरा फैल जाएगा। ऐसे कहो कि एक ग्लास ले लो और उसमें एक बूंद उजाला यहाँ डाल दो। जब ये उजाला यहाँ डालोगे अपने आप ये उजाला फैलते चला जाएगा, फैलते चला जाएगा, फैलते चला जाएगा, पूरे ग्लास में उजाला क्या हो जाएगा? फैल, यानी ये डिफ्यूज हो गया। इसका क्या हो गया? डिफ्यूजन हो गया, अपने आप ये मिक्स हो। इसका मतलब है कि उजाला के पार्टिकल्स कौन आगे तक बढ़ा कर ले गया और कैसे चला गया? तो वाटर के पार्टिकल से उसको आगे तक बढ़ाते चले गए। यानी सिंपल सी बात है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं रुके हुए नहीं होते हैं, हम क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। और सारा एग्जांपल है, जैसे आपका दोस्त है, सेंट लगा करके आया और कहीं कोने में बैठ गया, आपके दूसरे दोस्त को कैसे पता चल जाता कि कहीं ना कहीं से सेंट की स्मेल आ रही है? वो तो उसने लगा रखा है, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि वो भी क्या पार्टिकल्स है, सेंट वेपराइज होकर के और हवा में क्या होते चला गया? फैलते चला गया, फैलते चला गया। इस तरह से पूरे कमरे में सैंड क्या हो गया? उसकी स्मेल फैल गई। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, ये क्या करते रहते हैं? कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। क्या करते हैं बच्चे? मूव करते रहते हैं। अब एक और चीज देखो, एनर्जी, एक चीज और चीज समझते हैं हम लोग। अगर आप धीरे धीरे मूव कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी कम है, काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या है? कम है। क्योंकि देखो मूवमेंट से एसोसिएटेड जो भी एनर्जी होती है उसको काइनेटिक एनर्जी ही बोलते हैं। अगर आप तेजी से मूव कर रहे हैं तो आपकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। अब यहाँ सॉलिड लिक्विड गैस की बात करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ समझ ही लो, ये सॉलिड है और ये क्या है? लिक्विड है। गैस है, तो क्या होगा बच्चों? सॉलिड, लिक्विड और ये गैस। अब ध्यान से देखो बच्चों, आपको ये दो इसमें पॉइंट्स आपको समझाना जरूरी है। मैग्नेट को अगर आप ले लो, पास में रखें, मान लेते हैं कि ये मैग्नेट है, तो पास में लाओगे तो बहुत ज्यादा
मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। थोड़ा दूर रख दो उतना ज्यादा फोर्स नहीं लगाएगा, और दूर रख दो तो ऐसे लगेगा कि फोर्स ही नहीं लगा, और पास में फिर ला दो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है। वही सेम वे में देखो, इस सॉलिड की जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल पास पास होते हैं, तो पास पास होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है बहुत ज्यादा फोर्स लगते हैं। उस फोर्स को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ज्यादा होता है। अब जिस तरह से मैग्नेट दूर कर देते हैं, थोड़ा सा दूरी पे रखते हैं, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसी तरह लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और गैस के तो देखो इतने दूर दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स कि एक पार्टिकल्स के बीच, इस मॉलिक्यूल्स के बीच जो है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। अब देखो ये सॉलिड है, इसको खींचने की कोशिश करो, अलग हो पाएगा नहीं, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होंगे बिल्कुल पास पास होंगे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाते, इसकी वजह से हम लोग इसको तोड़ नहीं सकते, अलग नहीं। वाटर है, आप ग्लास में पानी ले लो और उसमें हाथ से ऐसे कर दो, आप क्या कर सकते, पानी के अंदर तालाब में चले जाओ, पौंड में चले जाओ, झील में चले जाओ, नदी में जाओ, आप पानी के अंदर हाथ को अंदर कर सकते हो, पानी अपने आप साइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो जल है, लिक्विड है, वाटर है, उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, इसलिए आप क्या कर सकते हो, हाथ को इधर उधर कर सकते हो या वाटर के अंदर फिंगर को डाल सकते हो। ये गैस है, इसके पार्टिकल्स तो और इतने ज्यादा दूर हैं कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो और भी कम है, इसके बीच में जो अट्रैक्शन है और भी कम है, एक दूसरे पे बहुत ही कम फोर्स लगाता, आप आसानी से इसको क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। इसके अंदर हाथ आराम से इधर उधर कर सकते। अब बताओ, खुद आप बताओ कि हवा में आप हाथ आसानी से इधर उधर कर सकते हैं, और वाटर के अंदर आपको बोला जाए हाथ को इधर उधर करने का, तो आप थोड़े से ज्यादा फोर्स लगेगा। और आइस के अंदर आपको जमा दिया जाए, बोला जाएगा वो हाथ अब इधर उधर करो, तो क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, उसके मॉलिक्यूल्स को आप आसानी से अलग नहीं कर सकते, जबकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को थोड़े फोर्स लगा करके अलग कर सकते हैं। और गैस में तो इतना कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आप आसानी से रोड पे मूव कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अगर तीन तरह का वॉल बना दिया जाए, सॉलिड को वॉल बना दिया जाए, लिक्विड वॉल बना दिया जाए, गैसियस वॉल बना दिया जाए, क्वेश्चन भी इस तरह का आता है, आप किससे आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, गैसियस वॉल से आसानी से क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि ज्यादा फोर्स लगेगा नहीं, उससे ज्यादा वाटर लगेगा, और सॉलिड में तो आप क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे। तो चलो बच्चों, इतना तो कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया कि सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इसके पार्टिकल्स बहुत कम मूव करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक ही जगह पे क्या करते हैं, केवल वाइब्रेट करते हैं। इसके पार्टिकल्स दूर होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, तो ये मूव करते हैं। और गैस के पार्टिकल्स तो और दूर दूर है, इसलिए और ये फ्रीली मूव करते हैं, बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि एनर्जी किससे रिलेटेड होती है, मूवमेंट से होती है। किसमें से होती है, मूवमेंट से। जो जितना ज्यादा मूव करेगा उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अब कॉमन सेंस से आप ये बताओ कि तीनों में सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी, सॉलिड की होगी, लिक्विड की होगी, गैस की होगी? तो देखो बच्चों, सबसे ज्यादा जो एनर्जी है ना, गैस की होगी। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो ये आसानी से क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो जितना मूव करेंगे उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी।
लिक्विड के जो पार्टिकल से थोड़े पास होते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस के कंपेयर में ज्यादा होता है, तो उतना फ्रीली मूव नहीं करेंगे जितना कि गैस की करते। इसलिए गैस से एनर्जी कम किसका होगा? लिक्विड का। और लिक्विड से भी कम एनर्जी किसका होगा? सॉलिड का होगा। क्यों? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स में तो सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से ये फ्रीली मूव नहीं कर पाते, एक ही जगह पे क्या होंगे? वाइब्रेट करेंगे। तो क्लियर हो गया ना? सबसे ज्यादा एनर्जी गैस का, उससे कम लिक्विड का, सबसे कम एनर्जी किसका होगा? काइनेटिक एनर्जी सॉलिड का। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किसका होगा? सॉलिड का होगा। और उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड का, और सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैस का। तो यहां तक बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया। तो हम लोग जो है एनसीईआरटी पेज नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं मूव करते हैं। तो कुछ बच्चे बोलेंगे कि सॉलिड के साथ पार्टिकल्स तो मूव ही नहीं करते क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा। अरे मूव नहीं करते तो क्या हुआ? एक ही जगह वाइब्रेट तो करते हैं, एक ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। और लिक्विड के तो करते ही है मूव, और इसके भी करते हैं। इसका तो सबसे ज्यादा मूव करते हैं क्योंकि एनर्जी इसकी ज्यादा होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको समझा दिया कि सबसे ज्यादा किसका होता है? सॉलिड का होता है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर। ऐसे तो 5 स्टेट होते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों को 3 स्टेट के बारे में ही बताऊंगा। मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कितने स्टेट होते हैं बच्चों? मैटर के 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है ना? आपका ये पेज नंबर 4 पे है एनसीईआरटी। तो 3 स्टेट में सबसे पहले हम लोग सॉलिड की बात करते हैं। मान लेते हैं कि डस्टर जो है मैटर तो है और उसमें भी ये सॉलिड है। ऐसे तो हम लोग जानते ही सॉलिड है, लेकिन सॉलिड क्यों है? तो देखो सॉलिड इसलिए है ना कि इसका शेप साइज जो है ना फिक्स है, ये बदल नहीं सकता। ऐसा डस्टर का शेप ऐसा ही रहेगा हमेशा, जब तक कि हम कोई बाहर से फोर्स लगाना वैसा ही रहेगा। और इसकी वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है। इसकी वॉल्यूम क्या है? फिक्स है, यानी जितना ये स्पेस कवर कर रखा है वैसा ही रहेगा उतना। ठीक है ना? तो अगर एक ब्रिक्स को ले लिया जाए, किसको ले ले बच्चे? एक ब्रिक्स ले लें, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है? गैस है। ये सॉलिड है क्यों? इसका जो शेप साइज है क्या है? फिक्स है, और वॉल्यूम भी क्या है? फिक्स है। तो 2 चीज होना चाहिए। आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से भी देख सकते हैं। तो 2 चीजें इसकी क्या है? फिक्स, शेप साइज, और दूसरा क्या हो गया बच्चों? क्या हो गया बताओ? वॉल्यूम हो गया। तो 2 चीज अगर फिक्स है तो इसको क्या बोलोगे? सॉलिड बोलोगे। सॉलिड की पहचान क्या है? फिक्स शेप साइज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर? अब देखो, पहला हो गया फिक्स्ड शेप साइज और दूसरा हो गया फिक्स्ड वॉल्यूम। तीसरा चीज कि अगर इसको कंप्रेस करो, दबाओगे सॉलिड को, इसको अगर दबाओगे तो ये दबेगा? नहीं दबेगा। क्यों नहीं दबेगा बच्चों? देखो पार्टिकल से बिल्कुल पास है, इनके बीच में जो है स्पेस बहुत मतलब नेग्लिजिबल ही स्पेस होता है, तो कितना भी ये दबाओगे नहीं दबेगा। ठीक है ना? इसलिए लेस कंप्रेसिबल, लीस्ट कंप्रेसिबल है। इसको अगर कंप्रेस करोगे लिक्विड को तो कंप्रेस हो सकता है क्योंकि इसके बीच में बहुत ज्यादा जगह है, इसलिए कंप्रेस हो जाएगा, दब जाएगा, इसलिए इसकी कंप्रेसिबिलिटी होती है कुछ, लेकिन ये लीस्ट कंप्रेसिबल होता है। और सॉलिड की क्या पहचान है, क्या प्रॉपर्टीज है सॉलिड की? पहला हो गया फिक्स शेप एंड साइज, दूसरा हो गया फिक्स वॉल्यूम, तीसरा हो गया लीस्ट कंप्रेसिबल। इसकी एनर्जी क्या होती है? लीस्ट होती है।
क्या ये बह सकता है पानी की तरफ? नहीं। इसका मतलब ये है कि इट डज नॉट ब्लो, ये ब्लो नहीं हो सकता, ये रिजिड होता है। सॉलिड की एक और प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये रिजिड होता है। अब लिक्विड का बात करते हैं। तो लिक्विड का देखो वॉल्यूम तो फिक्स होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स। 1 लीटर अगर आप दूध रखे हो, लिए हो, थाली में रखो, चाहे ग्लास में रखो या कोई भी यूटेंसिल में रखो, 1 लीटर लिए हो तो 1 लीटर ही रहेगा, यानी उसकी वॉल्यूम तो फिक्स है। लेकिन क्या इसका शेप साइज फिक्स है? तो शेप साइज इसका फिक्स नहीं होता। अगर आप इसको ग्लास में रखोगे तो ग्लास का साइज ले लेगा, अगर कोई थाली में रखते हो, डिश में रखते हो, तो उसका शेप ले लेगा। इसका मतलब है कि लिक्विड का जो है ना शेप साइज फिक्स नहीं होता। नो फिक्स्ड शेप एंड साइज। इसका क्या हो गया, फिक्स्ड शेप and size as well as fixed volume। इसका क्या, नो फिक्स्ड शेप एंड साइज बट फिक्स्ड वॉल्यूम। तो लिक्विड जो होता है उसका शेप साइज फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम उसके क्या होते हैं, फिक्स होते हैं लिक्विड के। और गैस की प्रॉपर्टीज क्या है? तो देखो गैस की जो प्रॉपर्टीज है, इसका शेप साइज फिक्स नहीं होता। अगर गैस को सिलेंडर में रखोगे तो सिलेंडर का साइज ले लेगा, रूम में रख लो तो रूम का साइज ले लेगा, जैसे उसको कर दोगे उसका साइज ले लेगा, जिस यूटेंसिल में रखोगे उस साइज उसका साइज ले लेगा। अब वॉल्यूम में फिक्स नहीं होता। अगर आप गैस को सिलेंडर में रखोगे तो सिलेंडर में ही रहेगा, एक कमरे में डालोगे तो पूरे कमरे में फैल जाएगा। क्या पानी भी फैल जाता था पूरा? नहीं फैलता था। क्या सॉलिड भी फैल जाता था? नहीं फैलता था। लेकिन गैस जो है ना, आप उसको अगर सिलेंडर में है तो सिलेंडर तक ही सीमित है, उसकी वॉल्यूम कम है, लेकिन जैसे बाहर निकाला तो पूरा फैल जाएगा, यानी इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। इसका वॉल्यूम फिक्स था, इसका भी वॉल्यूम फिक्स था, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं। इसका मतलब क्या है, नो फिक्स्ड शेप एंड साइज, नो फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर? तो हमने स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा। क्या पढ़ा? स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है ना? कितने होते हैं? 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में देखिए आप, फिक्स्ड शेप एंड साइज, फिक्स्ड वॉल्यूम, लीस्ट कंप्रेसिबल, दब नहीं सकता, कितना भी प्रेस करो दबाओ। ये जो लिक्विड होते हैं इसको कंप्रेस कर सकते हो क्योंकि इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। गैस में बहुत ही ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इसलिए हाईली कंप्रेसिबल, इसलिए ज्यादा से ज्यादा गैस को आप सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ये रिजिड होता है, ये रिजिड नहीं होता, ये भी रिजिड नहीं होता। इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, इस लिक्विड की सॉलिड से ज्यादा होती है, इससे ज्यादा गैस की एनर्जी होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस स्टेट में होता है, सॉलिड में होता है। उससे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होता है, उससे भी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, गैस में होता है। तो यहीं तक आज हम लोग क्लास रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाऊंगा मैं। ओके, थैंक यू।